अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से होंगे आप? तो आप बोल रहे थे कि सर हमें कोई लेक्चर आप दें, तो स्टूडेंट्स कुछ बैठे भी हुए क्लास में और केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर अवेलेबल भी नहीं थे, तो इस वजह से हमने सेलेक्ट किया है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये वैसे देखा जाए तो सिंध टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर 6 है, फेडरल में ये चैप्टर 7 है, पंजाब में ये चैप्टर 8 है केमिकल इक्विलिब्रियम, और इस दफा पीएमसी के सिलेबस में भी ये है। ठीक है, तो हम हेडिंग देते हैं अपनी न्यू आर्टिकल दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको बोर्ड में भी सवाल मिलेंगे, एंट्री टेस्ट में भी सवाल मिलेंगे। सही। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में दो टर्म हैं जो हमें देखनी पड़ेगी। एक है इररिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इररिवर्सिबल का मतलब है वो जो रिवर्स ना हो, मतलब है वो जो रिवर्स ना हो। ठीक है, रिवर्सिबल वो जो रिवर्स हो। अब रिवर्स होना, रिवर्स ना होना क्या है, आपने ये तो आप जानते होंगे कि हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट्स, वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए और उसके बाद वो वहीं पर रुक जाए तो दैट इज इररिवर्सिबल। उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, इररिवर्सिबल। बोलते जाओ, इररिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, दूसरा वो रिएक्शन, रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट बने, फिर प्रोडक्ट से क्या बने, रिएक्टेंट्स, तो उन रिएक्शंस को क्या कहा जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, बोर्ड देखते जाओ, सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल, ये इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन हम कहते हैं कि ये रिएक्शन पूरा हो जाता है, तो हम कहते हैं दिस रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीशन। ये रिएक्शन पूरा होता है, एंड तक जाता है। कौन सा, इररिवर्सिबल। बोलते जाओ, कौन सा रिएक्शन, इररिवर्सिबल। ठीक है, ये वाला रिएक्शन नेवर कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। यहां क्या होगा बताओ, बोलो, कन्वर्ट नहीं होंगे। रिएक्टेंट्स आर नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। यहां रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, यहां रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात? और देखो, ये रिएक्शन कौन शो करेगा, गिवन बाय आयोनिक कंपाउंड्स। ये रिएक्शन कौन शो करेगा, गिवन बाय कोवलेंट कंपाउंड्स। और ये चैप्टर कौन सा है, मैंने आपको बताया था 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये केमिस्ट्री का। सही आ रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देखते जाओ। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे हम, यहां देखो एक एरो है, वन हेडेड एरो, सिंगल हेडेड एरो। यहां कितने एरो हैं, 2 हेडेड एरो। एक आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ दिखाएगा, दूसरा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ दिखाएगा। एग्जांपल में हम लिखते हैं मिसाल के तौर पर NaCl प्लस AgNO3, तो ये क्या बनेगा, NaNO3 प्लस AgCl, तो ये क्या बनेगा, NaNO3 प्लस AgCl। रिएक्टेंट मिलाया, थक, प्रोडक्ट बन गई, रिएक्शन खत्म। जबकि रिवर्सिबल में ऐसा नहीं होगा। रिएक्टेंट्स
प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, फिर प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट में। ऐसे ही ये रिएक्शन चलता रहेगा, दिस रिएक्शन नेवर स्टॉप्स। देखो ये वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल दिखाई दे रहा है, देखो N2 रिकॉर्डिंग हो रही, तो इस वजह से मैं चाह रहा हूं कि बच्चे पढ़े भी सही और ये फिर दूसरों के लिए नेट पे अवेलेबल भी हो, तो दोनों मैंने कोशिश की। N2 3H2 2NH3 PCl3 plus Cl2 PCl5, ये सारे कौन से हैं, these are irreversible reactions। N2 plus O2 2N, कौन से रिएक्शन हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। माना ये रिएक्शन से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्शन, ये रिएक्शन चलते रहेंगे। अब जब रिवर्सिबल रिएक्शन की बात आएगी तो इसको चेंज करो, इधर आ रहा है ये वाली साइड, ठीक है, ओके। अब इसके बाद जब रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल की बात आएगी तो वहां पर एक टर्म है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन आपका प्रोसीड होता है कहां से कहां, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। इट प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या मैं ये कह सकता हूं ये प्रोसीड होगा कहां से कहां, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन के लिए हम ये वाला एरो लगाते हैं, यूं करके ऐसे। फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर एक और रिवर्स रिएक्शन होगा, दैट इज रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन आपका होगा कहां से कहां, राइट टू लेफ्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, राइट टू लेफ्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। समझ रहे हो बात? इसको हम कैसे जाहिर करेंगे, इसको हम यूं जाहिर करेंगे ऐसे। अब जब ये दोनों रिएक्शन होंगे, जब ये दोनों रिएक्शन होंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। कौन से रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट। क्या, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में बराबर हो तो वो वाली कंडीशन कहलाती है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? हमने स्टार्ट किया किससे, इरिवर्सिबल रिएक्शन से। इरिवर्सिबल में वो जहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्शन खत्म। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल वो जहां रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ भी जाए, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी आए और फिर ये रिएक्शन चलता रहे, रुके नहीं, इट नेवर स्टॉप्स। अब जब दोनों का रेट आपस में बराबर हो जाए तो वो वाली कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम स्टेट या केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला जुमला केमिकल के बारे में कि दिस इज डायनामिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम की नेचर कौन सी है, डायनामिक। डायनामिक अब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि भाई इक्विलिब्रियम दो तरह की होती है, एक स्टैटिक, दूसरा डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम माना चीजें रुकी रहें, जैसे अब बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसी इक्विलिब्रियम जहां पर मोशन हो, जैसे मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा होगा जंपिंग ऑफ अ पैराट्रूपर फ्रॉम हेलीकॉप्टर फ्रॉम प्लेन, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की नेचर कौन सी है, डायनामिक। क्यों? क्यों यहां चीजें रुकती नहीं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा होता है, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी आ रहा होता है। तो जब इन दोनों की स्पीड, देखो बार बार मैं कह रहा हूं, बच्चे समझते हैं कि कंसंट्रेशन बराबर हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम,
मास बराबर हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम, मोल बराबर हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम। हालांकि ऐसी कोई बात सही नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन, बोलो। वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू velocity of reverse reaction. So chemical equilibrium is a condition where rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. माना रेट ऑफ फॉरवर्ड को मैं लिखूं RF बराबर RR, ठीक है, समझ गए। जैसे हमारे पास यह है A प्लस B, इसने मिलके बनाया C और D, फिर C और D मिलके क्या बनाएंगे A और B, फिर A और B मिलके क्या बनाएंगे C और D। ये चलता रहेगा। जब दोनों की रफ्तार बराबर हो जाए तो वो वाली सिचुएशन क्या कहलाएगी, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन है कि किसी भी सिस्टम में, हाँ भाई ये वाली साइड दिखाई दे रही है, क्लियर। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन है कि आप जो रिएक्शन करवा रहे हो वो क्लोज्ड सिस्टम में होना चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, क्लोज कंटेनर में। क्यों, क्योंकि आपका कोई मास एस्केप ना हो, आपका कोई रिएजेंट एस्केप ना हो, निकले ना। इसीलिए क्या कंडीशन है कि सिस्टम या सिलेंडर शुड बी क्लोज, सिलेंडर क्लोज होना चाहिए। सिस्टम शुड बी एट इक्विलिब्रियम और सिस्टम शुड बी क्लोज, या सिलेंडर मस्ट बी क्लोज। माना जिस कंटेनर में आप ये रिवर्सिबल रिएक्शन करवा रहे हो वो सिस्टम क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, माना कोई चीज निकले नहीं। अब देखिए जब इक्विलिब्रियम आएगी तो A भी अवेलेबल होगा, B भी अवेलेबल होगा, C भी अवेलेबल होगा, D भी अवेलेबल होगा। अब यहां पर देखो A और B रिएक्ट करके C और D बना रहे होंगे, C और D फिर रिएक्ट करके क्या बना रहे होंगे, A और B। हमने बचपन में पढ़ा था कि जो रिएक्ट करे उसे रिएक्टेंट, जो बने प्रोडक्ट। लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़ी देर में ये रिएक्टेंट है, फिर यही प्रोडक्ट है। तो याद रखो यहां वो वाला रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला आइडिया अप्लाई नहीं होगा। दैट ओल्डर आइडिया ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन नॉट बी अप्लाइड ओवर हियर। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्या बोलोगे आप, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आपके पास A भी होगा, B भी होगा, C भी होगा, D भी होगा, ऑल आर देयर। अब इसी को हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं, इसी को हम एक लॉ के थ्रू भी समझ सकते हैं। पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं, अब उसी में मैं सवाल लिखता हूं कि which indicates that equilibrium state is achieved। अब इसे एक पॉइंट और यहां लिखा जा सकता है, देखो दिखाई दे रहा है। अब देखो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी तो उसके बाद किसी भी चीज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो वो कंडीशन कहलाएगी इक्विलिब्रियम। इसका मतलब
अगर 10 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए तो 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आएंगे। तो क्या यहाँ मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे? नहीं। यहाँ मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे? नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम पर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल reagents become constant। सारे रिएजेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ, तो देखो कि विच इंडिकेट्स द इक्विलिब्रियम। तो आपको देखना है कि एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है। अब मैं जो पहला ग्राफ बनाने लगा हूं, ये सपोज और ये और डी ऑल कर देता हूं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। यहां वाई एक्सिस पे लिखता हूं रेट, यहां पे लिखता हूं मैं टाइम, यहां लिखता हूं रेट, यहां लिखता हूं टाइम, यहां लिखता हूं रेट, यहां लिखता हूं टाइम। अब देखो रेट और टाइम का ग्राफ है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू, बोलो, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब दोनों का रेट आपस में बराबर हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? केमिकल इक्विलिब्रियम। बराबर हो जाए, बराबर का मतलब दोनों लाइन अगर आपस में मिल जाएं, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो मैं ग्राफ बनाने लगा हूं, ध्यान से। एक लाइन मैंने यहां से यूं बनाई, ये यूं आते आते यूं हो गई। एक लाइन ये यहां से यूं जाते जाते यूं हो गई। एक दूसरा बी, वेरी गुड। क्यों? देखो, अब देखो शुरू में इसकी वैल्यू कम हो रही है, अब इसके बाद लाइन सीधी हो गई। याद रखो, लाइन अगर किसी एक्सिस से सीधी हो जाए हम कहेंगे अब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट है। तो पहले ये डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज होते होते अब ये क्या हो गया? कांस्टेंट। पहले ये इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज होते होते अब क्या हो गई? कांस्टेंट। यहां भी देखो, ये वैल्यू इधर है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते 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 क्या हो गया? इंक्रीज होते 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 अब क्या हो गया? कांस्टेंट। यहां भी देखो, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते क्या हो गया? कांस्टेंट। इंक्रीज होते होते क्या हो गया? कांस्टेंट। हमें कांस्टेंट नहीं देखना, हमें देखना है इक्वल। तो कौन सा ग्राफ बता रहा है कि इक्वल है? बी वाला। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ आपको क्या बता रहा है? केमिकल इक्विलिब्रियम। माना यहां के बाद या यहां से केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुकी है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्लियर है या कंफ्यूजन है कोई? समझ गए? अब सेम सवाल, सेम सवाल, ग्राफ चेंज, बल्कि ग्राफ भी सेम, ग्राफ के जो है पैरामीटर वो चेंज कर रहा हूं। दिखाई दे रहा? क्वेश्चन इज सेम, बल्कि लिख दूं मैं चाहूं कि कोई आ रहा है ऊपर वाला। अब देखिए भाई, तो हो कि सर रिकॉर्डिंग लेक्चर रिकॉर्ड करना बड़ा मसला है। अभी तो हो रहा है रिकॉर्ड, फिर एडिट होगा, मिलेगा जुलेगा, फिर अपलोड होगा। अभी देख रहे हैं कि भाई बोर्ड ऐसे हो, ये हो। अभी भी 7-8 बंदे बेचारे इसमें लगे हुए हैं कि ये कैसे रिकॉर्डिंग है। तो आप उनको थैंक यू कर दो, मैं भी थैंक यू बोल रहा हूँ, आप भी थैंक यू बोलो। अब देखो, जैसे है ना, बोर्ड देखना, बोर्ड आ रहा है नहीं आ रहा। वैसे डायरेक्ट हम जो लेक्चर देते हैं उसमें भाई बस मिटाया, शुरू हो गई, इधर इधर उधर, खत्म। लेकिन इसमें लॉट ऑफ वर्क। अब हमें पता चलता है जो फिल्में हम 3 घंटे की देखते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारा टाइम लगता है, फिर जाके वो चीजें बनती हैं। अब देखो, दिस इज ऑप्शन ए।
अब यहां मैं लिख रहा हूं कंसंट्रेशन, यहां लिख रहा हूं टाइम, कंसंट्रेशन टाइम, कंसंट्रेशन टाइम, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन टाइम। ऑप्शन ये मानो दिस इज ए बी सी। अब देखो होगा क्या कि मैं ग्राफ बना दूं, फिर आप बताना कि क्या होगा। अब देखें, अब यहां मैंने तो वाई एक्सिस पे क्या है कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम। अब यहां एक और मैं आपको बात बताऊं कि टाइम की जगह आपको ये भी चीजें लिखी मिलती हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। बात एक ही, टाइम लिखा हुआ हो, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखा हो। अब देखो कंसंट्रेशन, अब यहां दो लाइन हैं, जैसे यहां दो लाइन थी तो एक को हम समझ रहे थे फॉरवर्ड रिएक्शन, एक को समझ रहे थे हम रिवर्स रिएक्शन। यहां भी दो लाइन हैं, एक को हम समझेंगे रिएक्टेंट्स, एक को समझेंगे प्रोडक्ट्स। अब ये तो आप जानते हो दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन पे हर किसी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब मुझे ये बताओ कि स्टार्टिंग में आपके पास कौन जीरो होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? हाँ प्रोडक्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो है ही नहीं ना हमारे पास, सारा हमारे पास क्या है रिएक्टेंट। तो स्टार्टिंग में हमारे पास प्रोडक्ट जीरो होगा, तो इसका मतलब जो ओरिजिन से लाइन निकल रही है वो किसकी लाइन है, प्रोडक्ट की। तो ओरिजिन से ये लाइन निकल रही है, दिस इज प्रोडक्ट रिएक्टेंट। और सेम केस रिएक्टेंट स्टार्टिंग में ज्यादा होगा, यहां दोनों मिक्स हो रही हैं, तो इसको मैं लिखूं रिएक्टेंट, इसको लिखूं यहां, इसको लिखूं रिएक्टेंट, इसको लिखूं प्रोडक्ट। अब देखें यहां एक जुमला मैंने लिखा था कि कंसंट्रेशन सारों की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, माना कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इट बिकम्स फिक्स। अब देखें कि ये लाइन ऊपर से नीचे आ रही, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही, उसके बाद लाइन सीधी होगी। मैं आपको बता चुका हूं कि लाइन अगर किसी के एक्सिस पर स्ट्रेट हो जाए, माना वो क्या हो गया, कांस्टेंट। यहां देखो डिक्रीज, उसके बाद ये क्या होगी, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि यहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस पॉइंट के बाद क्या हो गई, कांस्टेंट। अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो माना क्या आ गई, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये वाला ग्राफ देखो, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज, अब कांस्टेंट, इंक्रीज, अब कांस्टेंट। तो माना यहां पर भी मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम। यहां पर देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज, कंसंट्रेशन इंक्रीज, इस पॉइंट के बाद सपोज कांस्टेंट। तो यहां केमिकल इक्विलिब्रियम वाले कौन से ग्राफ हैं, और देखो कंसंट्रेशन और टाइम, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन शुड बी कांस्टेंट। कंसंट्रेशन और रेट क्या देखना पड़ेगा, कांस्टेंट नहीं, इक्वल।